हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन अ पीरियोडिक मोशन। कोई भी पीरियोडिक फिनोमिना जो होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो हमको स्टडी करना है। अभी देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग आप लोगों ने पढ़ा है, इसका मीनिंग होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। This is the meaning of displacement. Now, it is not necessary that every time we will consider position only. हर बार हम सिर्फ पोजीशन को ही कंसिडर करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम बहुत सारी दूसरी सिचुएशंस को भी डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अलग अलग सिचुएशंस को लेकर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जब हम पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं तो हम जो चेंज की बात करते हैं वो चेंज भी कैसा होता है, पीरियोडिक चेंज होता है। वी स्पीक ऑफ पीरियोडिक चेंज। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि हर बार ये चेंज इन पोजीशन होता है ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हम अलग अलग सिचुएशंस को लेकर समझते हैं उसको। सबसे पहले अगर मैं पेंडुलम वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, पेंडुलम। तो पेंडुलम में क्या होता है, आपको पता है कि पेंडुलम में एक बॉब होता है जिसको हमने किसी रस्सी से या किसी धागे से लटका दिया होता है और ये बॉब जो है ऐसे ऑसिलेट करता है। तो जब बॉब ऑसिलेट करता है तब क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग होता है वो उसकी वर्टिकल पोजीशन, ये पोजीशन को हम बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन के साथ कोई ना कोई एंगल फॉर्म करता है और ये एंगल जो है वो चेंज करता रहता है। ये वर्टिकल पोजीशन के साथ एंगल 0 है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एंगल बढ़ता जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम एंगल हो गया, फिर वापस नज़दीक आएगा 0 एंगल हो गया, फिर एंगल बढ़ता जाएगा, दूसरी साइड मैक्सिमम एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल चेंज होता है, एंगल विथ द वर्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट variable. This is the displacement variable. So the angle made with the vertical is called as the displacement variable. ये एक displacement variable हो गया पेंडुलम वाली सिचुएशन में। हम दूसरे भी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, आओ। ये एक सिचुएशन थी बच्चों, अभी हम दूसरी सिचुएशंस को भी डिस्कस करते हैं। अभी दूसरी सिचुएशन जो है उसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं AC करंट का। एसी करंट में वोल्टेज या तो फिर करंट चेंजेस पीरियोडिकली विथ टाइम। वोल्टेज चेंज होता रहता है, वोल्टेज बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, या फिर करंट की वैल्यू भी बढ़ती है कम होती है, चेंज होती रहती है। तो वोल्टेज या करंट को भी हम डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल कह सकते हैं। वोल्टेज और करंट आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल्स। सो ये और एक सेकेंड एग्जांपल हो गया जिसमें वोल्टेज या तो करंट डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होता है। फिर एक तीसरा एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो है साउंड वेव्स के बारे में। अभी जो साउंड वेव्स होते हैं, साउंड, you know that sound travels in the form of longitudinal waves, sound waves। इनका प्रोपोगेशन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करते हैं। इसमें होता क्या है, मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर दूं। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है ये लेयर्स है, लेयर्स ऑफ एयर पार्टिकल्स। ये जो है ना, इसके ऊपर बहुत सारे एयर पार्टिकल्स होंगे, उसका एक लेयर है। ऐसे मैंने बहुत सारे लेयर्स ड्रॉ कर दिए, ये सारे कंटिन्यूस एयर पार्टिकल्स के लेयर्स है। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब साउंड ट्रैवल करता है तब कोई कोई जगह पर ये पार्टिकल्स जो है कॉम्प्रेस हो जाते हैं, मतलब उनका क्राउडिंग हो जाता है, भीड़ हो जाती है, इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और कोई जगह पर इनका जो डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। ये पार्टिकल्स कभी कभी ऐसे बहुत दूर चले जाते हैं और किसी रीजन में ये पार्टिकल्स बहुत नज़दीक आ जाते हैं।
तो जहाँ पर ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ गया, और जहाँ पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं वहाँ पर प्रेशर कम हो गया। तो देखो हमारे पास ऐसे ऑल्टरनेट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर रीजन्स है। ये जो हाई प्रेशर रीजन्स होता है इनको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। दिस हाई प्रेशर रीजन is called as compression and this low pressure region is called as rarefaction. So rarefaction, compression, rarefaction, compression ऐसे alternate compression rarefactions होते हैं। अभी compressions जो होते हैं वो high pressure regions होते हैं और rarefactions जो होते हैं वो low pressure regions होते हैं। तो कॉम्प्रेशंस में हाई प्रेशर होता है, रेयरफैक्शंस में लो प्रेशर होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑल्टरनेट जो है प्रेशर कंटिन्यूसली चेंज होता है। अभी कभी ये जो रीजन है लो प्रेशर वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें कंटिन्यूसली प्रेशर चेंज होता रहता है। कभी यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, कभी लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। उसी तरह यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, फिर बाद में लो प्रेशर हो जाएगा, फिर हाई प्रेशर। ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। उसके वजह से अलग अलग रीजन्स में हाई प्रेशर लो प्रेशर रीजन्स क्रिएट होते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रेशर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम pressure is considered as displacement variable. So here it is pressure which changes continuously with time. So remember one thing students, that displacement is not necessarily change in पोजीशन, इट कुड बी एनीथिंग। मैंने अभी तक आपके साथ 3 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। एक पेंडुलम वाला एग्जांपल डिस्कस किया जिसमें कंटिन्यूसली जो वर्टिकल पोजीशन होता है उसके साथ का एंगल चेंज होता रहता है। फिर दूसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसी वोल्टेज एंड एसी करंट, उसमें वोल्टेज और करंट जो है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। फिर ये तीसरा एग्जाम्पल आपके साथ मैंने डिस्कस किया है साउंड वेव्स का। अभी चौथा एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे वो है लाइट वेव्स का। लाइट वेव्स जो होते हैं वो एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। आप लोगों ने आगे भी स्टडी किया होगा, 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है कि लाइट वेव इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillate with respect to time। यानी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, कम होती है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है, कम होता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है। उल्टा भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑसिलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हर बार ज़रूरी नहीं है कि चेंज इन पोजीशन को ही डिनोट करता है। और एक सिस्टम मैंने आप लोगों के साथ पास्ट में कभी डिस्कस किया था और वो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या होता है बच्चों, तो याद करो मैंने आपको समझाया था कि एक वॉल है और वॉल के साथ हमने एक टेबल का फ्रिक्शनलेस सरफेस लगा दिया है और इस वॉल के साथ हमने एक स्प्रिंग अटैच किया है और स्प्रिंग के साथ हमने एक ब्लॉक लगा दिया है। ब्लॉक के बीच में और ये सरफेस के बीच में ज़ीरो फ्रिक्शन है। तो ये ब्लॉक जो है ऑसिलेट करता है, कभी ये पोजीशन में आता है और कभी ये पोजीशन पर आता है। तो यहाँ पर ब्लॉक की पोजीशन चेंज होती है। तो जब पोजीशन चेंज होती है तो इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट्स पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, कम होती जाती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन टेक either positive values or negative values. Remember that displacement vector may take a positive value or a negative value।
ये एक बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो है हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों साइड ऑसिलेट करता है, यानी कि ये एक इमेजिनरी डायग्राम है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये मैक्सिमम पोजीशन से, मैक्सिमम पोजीशंस को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो राइट साइड में लेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में लेंगे तो नेगेटिव। अभी ये पोजीशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं इसको वोल्टेज भी डिनोट कर सकता हूँ। तो 0 वोल्टेज इधर होगा, मैक्सिमम वोल्टेज इधर लिया, यहाँ पर भी मैक्सिमम वोल्टेज लेकिन दूसरी डायरेक्शन में। प्रेशर की बात करेंगे तो 0 प्रेशर, हाई प्रेशर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये प्रेशर भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसको डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया बच्चों अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मे टेक अ पॉजिटिव वैल्यू और इट मे टेक अ नेगेटिव वैल्यू, रिमेंबर दिस। सो बच्चों को छोटी छोटी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो एक तो ये याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो कुछ भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ आप अपने वीडियो को पॉज करके उसको मेरे साथ साथ लिखते जाओ, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आप उसको लिख सको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज मेजर्ड, ये एक बात आपको याद रखनी है, मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि ओरिजिन नहीं, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो होता है इसको आप मीन पोजीशन भी कह सकते हो, इज एट द ओरिजिन, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है। इक्विलिब्रियम ओरिजिन पर होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज एट द ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग बिटवीन पॉइंट्स ए एंड माइनस ए, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर -1 -2। और अगर हम ये मान लेते हैं कि पार्टिकल का मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम जो है वो 1 पर है, इक्विलिब्रियम इज एट 1 एंड एम्पलीट्यूड जो है उसका 3 ले लेते हैं, 3 यूनिट्स। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि पार्टिकल राइट साइड में 3 यूनिट्स जाएगा, लेफ्ट साइड में 3 यूनिट्स जाएगा, यानी यहाँ पर वो 4 तक जा सकता है और यहाँ पर वो -2 तक जा सकता है। तो उसका एम्पलीट्यूड ये -a हो गया, ये +a हो गया। इस बार हमारा पार्टिकल जो है वो उसका इक्विलिब्रियम 0 पर नहीं है। अगर 0 पर होता तो 3 एंड -3 उसके एम्पलीट्यूड पोजीशंस होते हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस, लेकिन हमारा पार्टिकल का इक्विलिब्रियम हमने 1 पर लिया है, तब उसका एम्पलीट्यूड 4 पे और -2 पे आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है बच्चों, ये भी सिचुएशन पॉसिबल है, ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को हम, किसी भी पीरियोडिक मोशन या पीरियोडिक फिनोमिना को हम मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिमेंबर, यू कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पीरियोडिक फिनोमिना इन द फॉर्म ऑफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. You can represent a periodic phenomena in the form of a mathematical expression or a mathematical function, and that mathematical function is a function of time, so usually we denote it as t. अब अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो आप इसको f ऑफ t प्लस कैपिटल T भी लिख सकते हो। ये कैपिटल T जो है वो टाइम पीरियड है। अभी आपको मैंने आगे एक बार इसके पहले वाले वीडियो में टाइम पीरियड का मीनिंग एक्सप्लेन किया था। टाइम पीरियड यानी जितने टाइम के बाद वो फिनोमिना जो है वो रिपीट करता है या मोशन रिपीट करता है, फिर वो कोई भी चीज़ हो, प्रेशर हो, वोल्टेज हो, करंट हो, जो भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू जितने टाइम में रिपीट करती है उसको हम पीरियोडिक टाइम कहते हैं।
तो पीरियोडिक टाइम अगर t है तो t टाइम के बाद ये वैल्यू फिर से रिपीट करेगी और इसलिए मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन जो है उसको हम लिख सकते हैं a cos ओमेगा टी, और यू कैन ऑल्सो राइट f of t इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। अभी याद रखो बच्चों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन किया था। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने है ना एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में रखा था उसके तरीके से, लेकिन उसको हमें बहुत डिटेल्स में आगे स्टडी करना है। मैं यहाँ पर जनरली पीरियोडिक फिनोमिना, पीरियोडिक मोशन को डिस्कस कर रहा हूँ। और एक बात याद रखना, एवरी पीरियोडिक मोशन इज़ नॉट नेसेसरीली सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट येस एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ ऑफ कोर्स पीरियोडिक। तो मैं यहाँ पीरियोडिक मोशन डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये सिंपल हार्मोनिक होगा। ऑफ कोर्स साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी दोनों सिंपल हार्मोनिक भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन, आई मीन हर पीरियोडिक फंक्शन सिंपल हार्मोनिक हो। लेकिन ऑफ कोर्स एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पर एफ ऑफ टी जो है इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी या एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दोनों पीरियोडिक फंक्शन है। ओमेगा इज कॉल्ड एज, आपको पता है, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, वेयर टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड. So I can write this as a cos 2 pi by capital T into T. That way also I can write. So this is the way you can represent omega. Now sin and cos दोनों का पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई। साइन का पीरियड भी 2 पाई होता है, कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है, और इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a cos ओमेगा टी प्लस 2 पाई। क्यों? पीरियड जो है अगर वो 2 पाई है तो मैं यहाँ पर कैपिटल टी की जगह पर 2 पाई लिख सकता हूँ। तो ये पूरा जो मेरा एक्सप्रेशन है वो ऐसे बन जाएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस कैपिटल टी। लेकिन याद करो बच्चों, टी क्या है? कैपिटल टी 2 पाई, यानी इसका पीरियड 2 पाई है, तो एफ ऑफ टी जो होता है वो हो जाता है ए कॉस ओमेगा टी, ब्रैकेट इधर आता है, प्लस 2 पाई। अब अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो आपको मिलेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 2 पाई ओमेगा। दैट इज द वे यू गेट। सो 2 पाई इज जनरली कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट कंसेप्ट जो डिस्कस करना है वो जो डिस्कस करना है दैट इज अबाउट व्हाट यू कॉल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में और उसके ग्राफ्स के बारे में अपने को समझना है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कॉस थीटा एंड साइन थीटा का ग्राफ एक्सप्लेन किया था पहले। देखो, कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है ना वो हम नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करते हैं, और साइन थीटा का जो ग्राफ होता है इट इज़ ड्रॉन लाइक दिस। दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। नाउ रिमेंबर वन थिंग, आई कैन रिप्रोड्यूस दिस होल ग्राफ वंस अगेन। यहाँ से मैं ये पूरा का पूरा ग्राफ कॉपी पेस्ट कर दूँ तो मुझे फिर से ऐसा रिपीट ग्राफ मिलेगा। तो ये पीरियोडिक होने की वजह से सेम स्ट्रक्चर रिपीट होता है। सिमिलरली दिस ऑल्सो कैन बी, दिस इज द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू and this is also the amplitude, so I can repeat this once again. So same structure can be repeated here again, so that explains the periodic phenomena. लेकिन एक साइकिल के अंदर का जो ग्राफ है हमको यहाँ तक मिलता है। अभी इसके अंदर आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझनी है। यहाँ पर जो है हम टाइम पीरियड 0 लेते हैं, यहाँ पर टाइम पीरियड अगर मैंने कैपिटल टी लिया तो एक टाइम पीरियड में ग्राफ इतना मिलेगा अपने को। अब यहाँ पर जो है इसके अगर मैं 4 पार्ट्स कर देता हूँ तो हियर यू विल हैव time period is equal to t by 4. In this region you will have time period is equal to t by 2, and here you will have time period is equal to 3t by 4, and finally time period is equal to capital T. Similarly in this case you will have time period is equal to 0. मैं सिर्फ इतना पोर्शन कंसिडर करता हूँ एक साइकिल का, तो यहाँ पर टाइम पीरियड कैपिटल T हो गया, इधर पे टाइम पीरियड हो गया t by 2, इधर पे टाइम पीरियड है t by 4, और इधर पे टाइम पीरियड है 3t by 4. अब मैंने एक और बात आपके साथ डिस्कस की थी, फेज ऑफ अ
पीरियोडिक फंक्शन। अभी फेज जो होता है, क्योंकि इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है, इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फेज है वो हो जाएगा 2 पाई। अब ये वैल्यू अगर 2 पाई है तो जहाँ पर टाइम पीरियड t/2 होता है वहाँ पर फेज आपको मिलेगा पाई। तो ये इसका जो फेज मिलेगा t/4 का फेज वो आपको मिलेगा π/2, और 3t/4 का फेज मिलेगा आपको 3π/2। So you have to remember these two diagrams. Here you will have phase 0. Phase is usually denoted by phi. So phi is equal to 0. You will have phi is equal to 2 pi. In this case here, this region you will have phi is equal to π/2. यहाँ पर phi हो जाएगा इधर पे पाई होता है, इधर पे phi हो गया π/2, इधर पे phi हो गया 3π/2। तो ये फेज़ हो गया। अभी अगर मुझे इसको ऑसिलेशन के फॉर्म में समझना है तो कैसे समझ सकते हैं वो भी देखते हैं। चलो, मान लो बच्चों, अगर कोई पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम के दोनों साइड ऑसिलेट करता है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन ए, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ए। द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग फ्रॉम O to A एंड O to -A। अभी अगर मैं इसको f ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसका मतलब ये हुआ कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हमारा पार्टिकल a पर है। वो अपना ऑसिलेशन a से शुरू करता है, वो A से O पर जाएगा, O से -A पर जाएगा, -A से फिर O पर आएगा, फिर A पर आएगा, तब उसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इट विल गो फ्रॉम A टू O, O टू -A टू O एंड फाइनली O टू A, तब वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। तो जब वो यहाँ से अपना मोशन शुरू करता है तो टाइम होगा उसका 0, जब वो इधर पहुँचेगा तो टाइम होगा t/4, इधर पहुँचेगा तो टाइम होगा t/2, फिर जब इधर से वापस O पर आएगा तो टाइम हो जाएगा 3t/4, और फाइनली जब वापस A पर आएगा तो टाइम हो जाएगा t। और अगर हम फेस की बात करते हैं तो जहाँ पर वो शुरू करता है वहाँ पर उसका फेज़ होता है 0, यहाँ पर उसका फेज़ हो जाएगा π/2, फिर जब वो -A पर पहुँचेगा तब उसका फेज़ हो जाएगा पाई, जब वो वापस O पर पहुँचेगा तो फेज़ हो जाएगा 3π/2, और फाइनली जब वो T पर पहुँचेगा तो फेज़ हो जाएगा 2 पाई। और अगर मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब उसने उसका मोशन A से शुरू किया है, देखो मैक्सिमम वैल्यूज़ जो है हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये A, दिस इज़ -A, A एंड -A रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड। तो पार्टिकल ने अपना मोशन A से शुरू किया है, A से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी O पर आता है, तो वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया। फिर वहाँ से वो -A पर जाता है तो यहाँ पर वो -A पर पहुँच गया, तो दिस इज़ -A। फिर वापस इक्विलिब्रियम पर आता है A से O पर, तो अगेन इट कम्स to the equilibrium position, and from equilibrium position it reaches back to A. So finally this is the completion of one cycle. तो यहाँ पर हमारे पार्टिकल ने एक साइकिल कंप्लीट कर दिया है। तो जब यहाँ से शुरू किया था तो t था 0, और जब वो वापस A पर पहुँच गया तो t हो गया कैपिटल T। फिर ये रीजन में t हो गया t/2, यहाँ पर t हो गया t/4, इधर पे टाइम हो गया 3t/4। और अगर हम फेज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर फेज़ 0 है, यहाँ पर फेज़ जो है 2 पाई होगा, और यहाँ पर फेज़ जो है वो पाई हो जाएगा। ये पॉइंट पर फेज़ होगा π/2, और यहाँ पर फेज़ होगा 3π/2। अगर आप ये सारी वैल्यूज़ कॉस के अंदर डाल दो, इसका जो इक्वेशन है f ऑफ t इज़ इक्वल टू a cos ओमेगा t, तो इसमें अगर आप ओमेगा t की वैल्यू 0 ले लो तो ये हो जाता है a cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर मिलेगा आपको a। तो देखो जब t फाई की वैल्यू 0 होती है, फाई की वैल्यू, तब आपको a मिलता है। फिर जब आप ओमेगा t की वैल्यू π/2 लेते हो तो cos π/2 0 हो जाता है और आपको फेस मिलेगा 0। तो π/2 पर आपको फेस 0 मिल जाता है। बाद में जब आप ओमेगा t की वैल्यू पाई लेते हो तो cos
पाई की वैल्यू होती है -1, a इंटू -1 आपको मिलेगा -a। तो देखो यहाँ पर आपको -a मिल गया, नीचे जो है मैक्सिमम वैल्यू -a मिलता है। फिर जब आप ओमेगा टी इज इक्वल टू 3π/2 लेते हो तो cos 3π/2 की वैल्यू फिर से 0 होती है, तो a मल्टीप्लाइड बाई 0, फेस फिर से आपको 0 मिल जाएगा। सो एट दिस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज 0। फाइनली व्हेन यू टेक ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये फेस नहीं है सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, मैं f लिखूँ या x भी लिख सकता हूँ। फाइनली जब ओमेगा को मैं 2π लेता हूँ तो फिर से cos 2π की वैल्यू 1 हो जाती है, a मल्टीप्लाइड बाई 1 इज a, सो वंस अगेन यू गेट f इज इक्वल टू a एंड यू रीच बैक एट a। इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, एंड वन लास्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, that is about linear combination, various other possibilities of the equations. Let us see that and understand it. Students, अगर f of t is equal to a sin omega t and f of t is equal to b cos omega t, ऐसे अगर हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस है और अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं और ऐसे लिखूं f ऑफ t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस, मैं एक छोटा सा करेक्शन कर दूं, यहाँ पर cos लिख दूं। वैसे जो मैंने पहले लिखा था उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि इफ़ यू रीड योर टेक्स्ट बुक यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, सो आई एम मेकिंग दिस एज इट इज़ इन द टेक्स्ट बुक b साइन ओमेगा t। बट मैंने ये जो चेंजेस किए थे तो ये से एक बात और आप समझ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई कुड हैव रिटन दिस एज a sin omega t, b cos omega t, it makes no difference. So students, if I combine these two equations, then this type of combination is called as linear combination. This is called as linear combination. This linear combination also represents a periodic function. Remember that. How? Let us understand this. If I assume a is equal to d sin theta and b is equal to d cos theta, then I can write f of t is equal to, value of a is d sin theta, so I will write d sin theta cos omega t plus d cos theta sin omega t. I can take out d common, and in the bracket I will have sin theta cos omega t plus cos theta sin omega t, sin theta cos omega t plus cos theta sin omega t. This can be further written as, this is the formula sin a plus b, so I can write sin थीटा प्लस ओमेगा टी, विच आई कैन ऑल्सो राइट एज ओमेगा टी प्लस थीटा। मैं आपको याद करवा दूं, मैंने आपको एक ऐसा फॉर्मूला समझाया था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। By using this formula, I have been able to get d sin omega t plus phi. Now students, you understand this is also a periodic function, and d is the amplitude of our new periodic function. Omega t plus theta is the phase. Omega is the angular frequency, theta is the initial phase. Now, if I want to find out the value of d, how can I find out the value of d? It is very, very simple. If I add a square plus b square, what do I get? Value of a is d sin theta, value of b is d cos theta. So a square will be d square sin square theta plus b square will be d square cos square theta. That means if I take out d square common in bracket, you will have d square sin square theta plus cos square theta plus cos square theta. But what is sin square theta plus cos square theta? It is equal to 1. So you have a square plus b square is equal to d square. That means d is equal to square root of a square plus b square. So if you want to find out d, you can get by using this formula a square plus b square. If you want to find out theta, that is also very simple. If I write b upon a, or if I write a upon b, then we have d sin theta upon d cos theta. That means tan theta is equal to a upon b.
So theta is equal to tan inverse A upon B. That is how you get tan theta. So you have to remember one thing, that if you want to find out theta, it is equal to A upon B. यानी जो cos वाला टर्म था उसका एम्पलीट्यूड अपॉन साइन वाले टर्म का एम्पलीट्यूड, कॉस का एम्पलीट्यूड अपॉन साइन का एम्पलीट्यूड, उसका टेन इनवर्स आप ले लो तो आपको थीटा मिल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम किसी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक आखिरी टॉपिक मुझे समझाना जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, या फिर हम एक काम करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा डिटेल्स में समझने के लिए। दिस मच इज इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो। नाउ what you can do is, after seeing this video, we can have a live Zoom lecture, and in this video if you have any problems, any difficulties, we will discuss it in the live lecture. See you very soon in the live lecture.